आप सभी को मेरा नमस्कार। वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम आपको मिलवाएंगे अपने सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर वेद राजपूत जी से। डॉक्टर वेद राजपूत एमपीटी न्यूरो जो 15 सालों से भी ज़्यादा वर्षों से सीपी पे काम कर रहे हैं और 7,000 से भी ज़्यादा बच्चों को अब तक समाज की मुख्य धारा से जोड़ चुके हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत से ऐसे प्रश्न आए हैं जो हम आज अपने बातचीत के दौरान डॉक्टर वेद जी के सामने रखेंगे और उनके जवाब को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को लेकर चलते हैं डॉक्टर वेद जी के पास और करते हैं उनसे बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर वेद राजपूत जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वेद राजपूत है और मैंने सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में काम करने का विचार आपको क्यों आया और इसी क्षेत्र को आपने क्यों चुना अपने समर्पण के लिए? फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद मैंने पीजीआई लखनऊ से मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की। इसके बाद कुछ लोग ऐसे मिले मुझे जिनसे मुझे प्रेरणा मिली कि सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में मुझे काम करना चाहिए। 12-13 साल मैंने कई संस्थाओं में काम किया है। विशेष तौर पे एक संस्था रही है जिससे जुड़ के मैंने काफ़ी लंबे समय तक 12 साल 13 साल तक सेरेब्रल पाल्सी पे ही काम किया। इन बच्चों पे काम करना मुझे अच्छा लगता था क्योंकि जब आप विशेष किसी क्षेत्र को चुनते हैं काम करने के लिए तो उसमें आपको कुछ विशेष चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इन बच्चों के साथ काम करने का एक फ़ायदा यह भी है कि आपको एक सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलता है, एक सेवा का अवसर मिलता है जो कि कहीं न कहीं अच्छा लगता है। एक उसको करने से एक अनुभव हमें अच्छा प्राप्त होता है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वीपीआरसी वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी और इसको खोलने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? वीपीआरसी वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना 23 अप्रैल 2023 को की गई। इसको खोलने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम इन बच्चों के साथ और होती है कि इनकी एक्सरसाइज समय से शुरू नहीं हो पाती। उसके पीछे के कई कारण होते हैं। पहला यह कि अभिभावकों को सेरेब्रल पाल्सी के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती। दूसरा कारण यह होता है कि जानकारी होते हुए भी सेंटर उनके आसपास नहीं होता। तीसरा विशेष कारण जो मैंने अपने 13-14 साल की प्रैक्टिस में अनुभव किया कि कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या बहुत बड़ा कारण है इन बच्चों के फिजियोथेरेपी के लिए। क्योंकि यदि किसी बच्चे को फिजियोथेरेपी करानी है, उसको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हैं, पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, तो उनकी सलाह होती है कि आप इस बच्चे को फिजियोथेरेपी कराइए। अब हमारे समाज में रहने वाले कुछ ही प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो फिजियोथेरेपी का खर्च वहन कर पाते हैं क्योंकि ये सस्ता नहीं होता है, बहुत महंगा होता है और कुछ महीनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए फिजियोथेरेपी नहीं कराई जाती। जिन बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है उनकी फिजियोथेरेपी लगभग 2 साल 3 साल या यूँ कहे कि कई सालों तक चलती रहती है। बच्चे 17 साल 18 साल 20 साल के हो जाते हैं तब भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो वीपीआरसी की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि ऐसे बच्चे जो हमारे समाज में आर्थिक रूप से गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनकी थेरेपी का यहाँ पे आर्थिक रूप की कोई समस्या उनके सामने नहीं आनी चाहिए। यदि उनके पास पैसे नहीं है तब भी वो यहाँ आके थेरेपी करा सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है उनकी थेरेपी सेंटर पे पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और दूसरा ये कि जो मेरा खुद का अनुभव सेरेब्रल पाल्सी का था वो मैं सोसाइटी में सर्व करना चाहता था।
जिसके लिए हमने वीपीआरसी की स्थापना की और बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ काम करके, बच्चों के साथ काम करके। और सेंटर का जो आउटपुट है, जो हमारा परिणाम है, वह 100% हर बच्चे पे बहुत अच्छा परिणाम है। यह देख के गर्व महसूस होता है और अच्छा लगता है। शायद हमें कभी-कभी महसूस होता है कि वीपीआरसी जिस उद्देश्य से मैंने खोला था, उस उद्देश्य को धीरे-धीरे मैं पूरा करने की ओर अग्रसर हूँ। सीपी सेरेब्रल पाल्सी, जैसा कि यह नाम बार-बार सुनने के लिए मिल रहा है और वीपीआरसी डेडिकेटेड भी है सीपी बच्चों को। तो हमारे दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो यह जानना चाहेंगे कि ये सीपी आखिर होती क्या है? क्या है सेरेब्रल पाल्सी? सेरेब्रल पाल्सी के विषय में बहुत सी बातें हो चुकी हैं और जो इस समय हमको देख रहे हैं, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है फिजियो वेद वर्ल्ड। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। ढेर सारे ऐसे विषय हैं जो सेरेब्रल पाल्सी के विषय में हमने उसमें बोला है, बताया है, लोगों को समझाया है और उन सब चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराया गया है कि एक्चुअल में सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है। तो यदि किसी को जानकारी चाहिए सेरेब्रल पाल्सी के विषय में, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकता है। पर अभी यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि सेरेब्रल पाल्सी जो होती है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तंत्रिका तंत्र की समस्या है। यह बच्चे के जन्म के पहले यदि माँ को किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाए और जन्म के समय यदि बच्चे को किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाए या उसके मस्तिष्क में चोट लग जाए या यूं कहें कि जन्म के बाद लगभग 1 साल तक अगर बच्चे के मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लगती है, संक्रमण हो जाता है, तो उससे जो दिमाग में हमारे समस्या आती है, उसका जो परिणाम है वो हमें सेरेब्रल पाल्सी के रूप में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊंगा कि जन्म के पहले, जन्म के समय या जन्म के 1 साल तक यदि मस्तिष्क में चोट लगती है तो सेरेब्रल पाल्सी क्यों होती है, यह भी एक बहुत रोचक तथ्य है। तो ये जान लीजिए कि जब हमारा जो मस्तिष्क होता है वो जब विकासशील अवस्था में होता है, डेवलपिंग ब्रेन होता है, यदि उस समय उसमें चोट लग जाए तो उसका जो परिणाम होता है वो हमें सेरेब्रल पाल्सी के रूप में दिखता है। एक बार अगर ब्रेन डेवलप हो गया, डेवलप्ड ब्रेन में अगर चोट लग जाए या कुछ और हो जाए, तो मे बी पॉसिबल कि उस समस्या को हम सेरेब्रल पाल्सी नहीं बोलेंगे और भी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। बट एक बार अगर डेवलपिंग ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने का। और क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है, इस पे हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी, डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। जो अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, इसमें बच्चों के जो हाथ और पैर होते हैं वो आवश्यकता से अधिक सख्तपन उसमें देखने को मिलेगा, टाइटनेस देखने को मिलेगी। और जो डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, इसमें मेनली हमें ये देखने को मिलता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट बढ़े हुए रहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं बच्चा जानबूझ के नहीं करता है, वो हो जाता है। अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में बैलेंस कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। अब ये तीनों चीजें जब किसी एक बच्चे में पाई जाती हैं तो उसको हम मिक्स सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम जब होती है, ब्रेन में, तो होता है। डिस्काइनेटिक बेसल गैंग्लिया की प्रॉब्लम की वजह से होता है। अटैक्सिक सेरेबेलम की प्रॉब्लम की वजह से होता है। और जब कॉर्टेक्स में, बेसल गैंग्लिया में, सेरेबेलम में, तीनों में एक साथ समस्या हो जाती है तो वहां पे हमें मिक्स सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिलती है। टोपोग्राफी, एक हाथ में या एक पैर में दिक्कत है तो मोनोप्लेजिया, एक साइड में प्रॉब्लम है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हेमीप्लेजिया, 2 पैर एक हाथ इन्वॉल्व है, ट्राइप्लेजिया, दोनों हाथ दोनों पैर, हमारी ट्रंक इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज क्वाड्रिप्लेजिया। डबल हेमीप्लेजिया में दोनों पैर दोनों हाथ, बट अपर बॉडी इज मोर इन्वॉल्व एज कंपेयर टू लोअर बॉडी। तो ये एक सेरेब्रल पाल्सी की मैंने संक्षिप्त में बताया कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है।
इस पे बहुत विस्तार से हमारे YouTube चैनल पे कई लेक्चरों में मेरे बताया गया है। जैसा कि अभी आपने हमारे दर्शकों को अवगत कराया कि सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, तो समाज में सेरेब्रल पाल्सी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वीपीआरसी क्या कर रहा है? समाज में सेरेब्रल पाल्सी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बीपीआरसी ने, जब से हमारा सेंटर ये खुला नहीं था उसके पहले से, मैं एज अ सोशल वर्कर प्रयागराज में पिछले 13-14 साल से काम कर रहा हूँ सेरेब्रल पाल्सी में। सेरेब्रल पाल्सी के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता का काम बहुत पिछले लगभग 13 साल से मैं कर रहा हूँ। कैसे इन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या से बचाया जा सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर बर्थ हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखें जिससे कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम ना हो, ये लोगों को मैं बताता रहता हूँ। अपने तमाम कार्यक्रमों के दौरान भी मैंने लोगों को इस चीज़ के लिए गाइड किया है। और बीपीआरसी खुलने के बाद हमारा उद्देश्य शुरू से रहा है कि जन जागरूकता अभियान के तहत इस सेरेब्रल पाल्सी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिसकी वजह से हमने अपना YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड बनाया। उस YouTube चैनल के माध्यम से सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को हम जन जागरूकता के उद्देश्य से मैं स्वयं 1 घंटे बैठ के लोगों से लाइव होके कनेक्ट होता हूँ, सेरेब्रल पाल्सी के प्रति उनको जागरूक करता हूँ, नई नई समस्याओं के बारे में उनको बताता हूँ, उसका निदान कैसे होगा उसके विषय में लोगों से बात करता हूँ। और मेरे YouTube लाइव सेशन में अक्सर लोगों के प्रश्न आते हैं, उसका उसी सेशन में ही जवाब दिया जाता है। कभी अगर ऐसा होता है कि हमने जवाब उस समय नहीं दिया है तो हम अगले शनिवार को उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सेंटर पे अक्सर ये जो शहर है प्रयागराज, इसमें एक खास बात, एक विशेष बात यह है कि यहाँ पे हर साल एक मेले का आयोजन होता है जिसको माघ मेला बोलते हैं। हर 6 साल पे एक मेले का आयोजन होता है जिसको कुंभ बोलते हैं। हर 12 साल पे एक मेले का आयोजन होता है जिसको महाकुंभ बोलते हैं। बीपीआरसी की टीम प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी से लेके और मार्च तक एक मुहिम के तहत वहां पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनकी संख्या करोड़ों में होती है। सेरेब्रल पाल्सी के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही हमारी पूरी टीम, हमारा प्रयास रहता है कि 50 से 60%, 70% जितना हम उस भीड़ को कवर कर सकें, उनको सेरेब्रल पाल्सी के विषय में जागरूक करते हैं। यदि उनके आसपास जानकारी में कोई भी बच्चा इस प्रकार का है तो उनको बताया जाता है कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसको आप इस तरह का ना समझें कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी ठीक होने की जो भी संभावनाएं हैं आज वह फिजियोथेरेपी के माध्यम से जमीनी स्तर पे 100% हो रहा है और बच्चे ठीक हो रहे हैं, ये लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है। तो जो हमारा तरीका है जन जागरूकता फैलाने का, एक तो वो ऑनलाइन के माध्यम से है, प्रत्येक शनिवार को हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पे, ऑफलाइन माध्यम से जहाँ गैदरिंग होती है, हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँचती है, लोगों को सेरेब्रल पाल्सी के प्रति अवेयर करती है। तीसरा, साल में 3 बार हम निःशुल्क राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैंप करते हैं। ये भी जन जागरूकता के तहत ही किया जाने वाला कार्यक्रम है। इसी कड़ी में अभी 6 तारीख को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय कैंप हम आयोजित कर रहे हैं निःशुल्क, जिसमें अब तक लगभग 40 से अधिक बच्चों का पंजीकरण कराया जा चुका है। उनको 6 तारीख को निःशुल्क देखा जाएगा। तो ये जो तरीके हैं, ये सारे तरीके हम इस्तेमाल करते हैं सेरेब्रल पाल्सी में लोगों को अवेयर करने के लिए। अभी हमारा प्रयास यह है कि अन्य राज्यों में भी हम स्वयं जाके लोगों को सेरेब्रल पाल्सी के प्रति जागरूक कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि आपके सेंटर पे बहुत से अभिभावक आते हैं, अपने बच्चों की थेरेपी कराते हैं, लेकिन अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि बहुत से अभिभावक बहुत लंबे समय तक रुके,
जो अभिभावक यहाँ से थेरेपी कराकर जब अपने घर लौटने को होते हैं, तो उन अभिभावकों को आप कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे सिखाते हैं कि अपने बच्चों को घर पे भी थेरेपी कराएं? हमारी जो ट्रेनिंग है अभिभावकों के लिए, वो पहले दिन से शुरू हो जाती है। जब बच्चा हमारे सेंटर पे आता है तो हम पहले दिन ही अभिभावक को बोल देते हैं, पेरेंट्स को बोल देते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट आपके बच्चे को दिया जा रहा है उसको प्रॉपर आप मॉनिटर करिए, और मॉनिटरिंग करने के बाद एक बार उस चीज को घर पे आप स्वयं से कराइए। तो उस चीज को वो सीखते हैं, घर पे कराते हैं, जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है उसको फिर थेरेपिस्ट के द्वारा करेक्ट किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे और बोलूँगा कि वीपीआरसी में जो अभिभावक आते हैं, महीने में किसी भी दिन, वो कोई निश्चित समय नहीं है, महीने में किसी भी दिन प्रत्येक अभिभावक का टेस्ट लिया जाता है। उस दिन सेंटर पे एक टेस्ट का ही प्रारूप बना के रखा जाता है कि आज जो भी अभिभावक आएंगे तो वो अपने बच्चे की थेरेपी स्वयं से कराएंगे, हम केवल देखेंगे कि वो कैसे करा रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई भी एरर या मिस्टेक मिलती है तो उनको प्रैक्टिकली उस चीज को समझाया जाता है। कुल मिला के हमारा प्रयास यह रहता है कि जब पेरेंट्स हमारे सेंटर से अपने घर पे जाए तो वह अपने बच्चे के लिए एक कंप्लीट फिजियोथेरेपिस्ट बन के जाए, उसको किसी भी अन्य फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कभी भी, क्योंकि यदि माता पिता का सक्रिय व्यवहार या सक्रिय होना बहुत अधिक जरूरी है इन बच्चों के विकास के लिए। यदि कोई भी माता पिता सक्रियता के साथ अपने बच्चे के साथ लगे हुए हैं, उसकी थेरेपी करा रहे हैं, थेरेपिस्ट के गाइडलाइन में करा रहे हैं, चीजों को समझ के करा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उस बच्चे का विकास होना है। कोई ऐसी बाधा नहीं है दुनिया की जो उस बच्चे को आगे बढ़ने से रोक दे या समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए रोक दे। निश्चित तौर पे वह बच्चा सफल होगा, और सफलता का, वीपीआरसी की सफलता का एक मूल मंत्र यह भी है कि हम स्वयं तो थेरेपी कराते ही हैं, लेकिन उस अभिभावक को भी उस बच्चे के लिए एक कंप्लीट थेरेपिस्ट बना देते हैं, जिससे कि वो बच्चा निश्चित तौर पे उसका विकास होना सुनिश्चित हो जाता है उसी समय। तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक उनको हम ट्रेंड करते हैं कि कौन सी थेरेपी कब करानी है। अगर किसी थेरेपी में बदलाव भी किया जा रहा है तो उस बदलाव की सूचना सबसे पहले हम उस अभिभावक को देते हैं कि इसको अब बंद करके अब ये नई थेरेपी हम शुरू कर रहे हैं, आपको ये करना है और उसको बंद कर देना। आपके सेंटर पे जब हमने अभिभावकों से बात किया, जब उनका परिचय जाना, तो बहुत से अभिभावक अलग-अलग राज्यों से आए हैं। आप हमें बताना चाहेंगे आपके सेंटर पे किन-किन राज्यों से अभिभावक आए हैं अपने बच्चों को लेकर? हमारे यहाँ अक्सर जो दूर से बच्चे आते हैं, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश से ही लगभग 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ पे हैं। पर YouTube एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि जब हमारे कार्यों को लोग देखते हैं, हमारे परिणाम को लोग देखते हैं, तो कभी-कभी दूसरे राज्यों से भी हमारे पास बच्चे फ़ोन करते हैं। तो इस कड़ी में अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने राज्यों से बच्चे हैं, तो ये वर्तमान समय में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, आसाम और छत्तीसगढ़ से बच्चे हैं, महाराष्ट्र, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी वेटिंग पीरियड में हैं, बांग्लादेश से आना चाहते हैं। तो इतनी जगह से बच्चे हैं, और हमारे सेंटर पे हम लिमिटेड पेशेंट को ही अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सेंटर पे लोग सेंटर के अंदर भर भर के रखो, इसके बाद एक्टिविटी कराने की जगह नहीं है, फिर इसके बाद लोगों को ये बोला जाए कि टाइम हम नहीं दे पाएंगे, आप 1 घंटे में करा के अपने घर चले जाइए, या फिर ऐसा है कि आप सेंटर पे मत रहिए या बाहर। ऐसा नहीं है, हम लिमिटेड पेशेंट को ही लेते हैं। एक हमारी लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा कोई पेशेंट बढ़ रहा है या आना चाहता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको 1-2 महीने के बाद का स्लॉट दे दिया जाता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए,
क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल, सही कहा आपने, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सीपी में लगभग 15 सालों से भी ज़्यादा वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इतने सालों का आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। इस अनुभव में सबसे अच्छी बात ये है कि सेरेब्रल पाल्सी के विषय में सीखने को बहुत कुछ मिला है और अभी जीवन में सीखना बहुत कुछ बाकी है। कभी भी कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं होती, कभी भी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती। इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो अभी मैं सीख ही रहा हूँ और शायद हमेशा सीखता रहूँगा। लेकिन ये है कि इन 15 सालों में बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो लोग मुझसे जुड़े सब बहुत ही अच्छे थे। शायद सबके कहीं न कहीं सहयोग से या कुछ न कुछ लोगों में देख के मैंने सीखा है लोगों से। कुछ लोगों ने मुझसे भी सीखा होगा या सीख रहे होंगे या आगे सीखेंगे। तो मेरा जो 15 साल का अनुभव रहा है, उस अनुभव में 2-3 चीज़ें मैंने विशेष अनुभव की हैं, जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने प्रैक्टिस में। पहला, अच्छी चीज़ कहीं भी मिले सीखने को, सीख लेना चाहिए। खराब चीज़ कितनी भी अच्छी जगह हो, नहीं सीखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, सेरेब्रल पाल्सी में जितने भी सोशल वर्कर हैं, जो भी टीम है, जो थेरेपिस्ट हैं, जो संस्थाएँ हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप सभी से मेरा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि उन बच्चों पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो कहीं न कहीं समाज में अति पिछड़े, बहुत गरीब और असहाय। उनका बच्चा भी बच्चा ही होता है। उस माँ की जो ममता होती है ना अपने बच्चे के लिए, वो भी एक बराबर ही होती है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा टाइम समाज के उन बच्चों के लिए भी निकालिए, जो शायद ये सोच के बैठे हैं कि हमारे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। और क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस की है, मैंने देखा है सेंटरों पे, मैंने काम करते हुए देखा है कि लोग ये कहते हैं कि अब हम थेरेपी नहीं करा पाएँगे क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास उसके लिए व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ जो मेरा अनुभव ये है कि जिन भी बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, उनके अभिभावकों को एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि समय बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले करता है। अगर आपने अपने बच्चे की थेरेपी कराने में लेट कर दिया या फिर देर से आप थेरेपी शुरू करा रहे हो, तो कहीं न कहीं जो परिणाम आपको मिलना चाहिए था, आप उससे वंचित रह जाएँगे। और ऐसा भी हो सकता है, अत्यधिक लेट करने पे आपको बच्चे में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि अगर सेरेब्रल पाल्सी है, बच्चे को आपने लेट नहीं किया, आप शुरू से थेरेपी करा रहे हो, बच्चा स्पैस्टिक कैटेगरी में आता है, डायप्लेजिक है, हेमिप्लेजिक, वो ठीक हो जाएगा निश्चित तौर पे। आज नहीं तो कल वो सामान्य बच्चों की तरह खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, चलना फिरना, स्कूल जाना, समाज की मुख्य धारा से जुड़ के लोगों के साथ रहना, बातचीत करना, सब कुछ कर सकता है। लेकिन वहीं पे जब आप लेट करते हो या फिर गलत सेंटर का आप चुनाव करते हैं, ऐसे सेंटर का आपने चुनाव कर लिया जो प्रशिक्षित थेरेपिस्टों के साथ काम ही नहीं कर रहा है, तो उनके थेरेपिस्टों को सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया है या अनुभव नहीं है, तो उसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ेगा। कहीं न कहीं फ्यूचर में वो चीज़ निकल के आएगी। तो एक ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि समय का विशेष ध्यान रखें, सही समय पे सही सेंटर का चुनाव करके बच्चे की थेरेपी कराएँ। बाकी अनुभव तो होते रहते हैं, अभी भी अनुभव ही हो रहा है। और 15 साल ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, लोग बहुत अच्छे मिले और जो भी मैंने सीखा, आज वो मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में काम आ रहा है, आगे भी काम आएगा। जितने लोग मिले हमसे, उन सभी लोगों को धन्यवाद। जैसे भी थे, जो भी थे, सब बहुत अच्छे थे। आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और गॉड ब्लेस हिम। और ईश्वर करे कि ये सेंटर भी बच्चों के लिए जो मैंने खोला है, ये बेहतर ढंग से कार्य करे और सब बच्चे इसमें आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़े। जी बिल्कुल। अभी आप
जिस तरीके से अभी बता रहे थे, तो अभी आपने एक सर्जरी का उसमें ज़िक्र किया। तो क्या सीपी बच्चों में जो सर्जरी होती है दवाई, उसका क्या रोल है? एक महत्वपूर्ण रोल होता है सर्जरी का। जब मैंने बताया कि जब बच्चे में विलम्ब से अभिभावक जागृत होते हैं कि अब मुझे फिजियोथेरेपी करानी है, पहले डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला फिजियोथेरेपी कराओ, लेकिन घर वालों ने बोला कि रुक जाओ ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर को 2 साल बाद दिखाया, डॉक्टर ने बोला फिजियोथेरेपी कराओ, लेकिन फिर घर वालों ने बोल दिया रुक जाओ ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा। उनका लड़का तो चला था, 3 साल बाद चला था, तुम भी इंतजार कर लो। तो वहां पे जब 4 साल 5 साल 6 साल निकल गया, फिर आपने थेरेपी शुरू कराई, थेरेपी भी आपने प्रशिक्षित थेरेपिस्ट से नहीं शुरू कराई, तो अब क्या होता है कि बच्चों के हाथ और पैर तिरछे होने शुरू हो जाते हैं। तो उस तिरछापन को ठीक करने के लिए अब सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्जरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेरेब्रल पाल्सी में। किसी बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो न्यूरो फिजिशियन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों में। लेकिन ये भ्रम मैं दूर कर देना चाहता हूँ सभी अभिभावकों का। यह एक मिथ है, ये सत्य नहीं है। मिथ क्या है? सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे सर्जरी कराने के बाद ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल गलत। सत्य यह है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में जो विकृतियां होती हैं, हाथ पैर जो तिरछापन टेढ़ापन, वो ठीक होता है। सेरेब्रल पाल्सी नहीं ठीक होती। सेरेब्रल पाल्सी है क्या? सेरेब्रल पाल्सी हमारे जो हाथ पैर हैं उसमें सख्तपन आ जाता है, ढीलापन आ जाता है। एक तो ये है। दूसरा, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में चलने फिरने की समस्या आती है ड्यू टू पुअर बैलेंस, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड स्पास्टिसिटी और हाइपोटोनिया। तो इसको ठीक करने के लिए केवल एकमात्र विकल्प है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज, इंडोर एक्टिविटीज। Not any type of surgery and medicine made for cerebral palsy to cure the cerebral palsy. Okay. With the help of surgery, we can cure only and only deformity. Cerebral palsy ठीक करने के लिए there is only physiotherapy, occupational therapy, and if any child have a problem with speech, then there is speech therapy, special education. A lot of thing when you searching you have in the field of physiotherapy to treat the cerebral palsy. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक अभिभावक को जानना कि हम अपने बच्चे को अगर सेरेब्रल पाल्सी है तो आपका माइंड एक क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट, कि क्या ट्रीटमेंट है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, हमें कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी। बच्चे को फिट्स आता है, बच्चे को बुखार आता है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल एसोसिएट मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको न्यूरो फिजिशियन से मिलना ही मिलना है। बच्चा 12 साल का 13 साल का हो गया, बच्चे के हाथ पैर तिरछे हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, यू नीड ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपको मिलना ही मिलना है। बिना सर्जरी के वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी जरूरत है उसको फिर से सर्जरी के बाद फिर फिजियोथेरेपी करानी है। बट फिजियोथेरेपी एक शुरू से लेके अंत तक एक ट्रीटमेंट पैथी है जिसको हम ऐड कर लेंगे when we have a child with cerebral palsy. Is physiotherapy important after surgery also? Any type of surgery in the children with cerebral palsy, physiotherapy must be important after surgery. पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका। अगर आप सर्जरी करवा लिए, आपने सोचा कि अब सर्जरी करवा लिए, अब बच्चा तो ठीक हो जाएगा, फिजियोथेरेपी छोड़ देते हैं, नहीं। फिजियोथेरेपी छोड़ने का मतलब आप फिर से अपने बच्चे की सर्जरी करवाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो क्लियर है, मेरे ख्याल से सारे अभिभावकों को भी ये बात अच्छी तरह से पता होती है। उनको प्रिस्क्राइब, ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करते हैं कि आफ्टर सर्जरी आपको क्या क्या करना है। उसमें वो स्पेशली बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी मस्ट है, इम्पोर्टेंट।
आपका कहने का ये मतलब है कि अगर आप सर्जरी भी कराते हैं तो सर्जरी सिर्फ हाथ पैर की विकृतियों को ठीक कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी फिजियोथेरेपी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी सर्जरी के पहले। बिल्कुल 100%। फिर जो भी अभिभावक आपके सेंटर पे आते हैं, थेरेपी कराते हैं, रुक के कराते हैं, लेकिन जो अभिभावक आपके सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए ऑनलाइन थेरेपी की कोई व्यवस्था है? ऑनलाइन थेरेपी की व्यवस्था है। जो पेरेंट्स सेंटर पे नहीं आ पाते हैं उनके लिए हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट का प्लान तैयार करके देते हैं। उसके लिए कई बार ऑनलाइन चीज़ों को बताया भी गया है, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह लोगों को इन्फॉर्म किया गया है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल करके बच्चे की डिटेल हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, उसकी जितनी भी जांचें हैं और करंट सिचुएशन की एक वीडियो बना के उसका व्हाट्सएप कर दीजिए। फिर इसके बाद उसको देखा जाता है, उसका एक थेरेपी डिज़ाइन तैयार किया जाता है। फिर थेरेपी डिज़ाइन तैयार करने के बाद ऑनलाइन जूम ऐप पे उस बच्चे की फैमिली को बिठाया जाता है। फिर उसको 40 से 50 मिनट का एक फिजियोथेरेपी सेशन दिया जाता है। तो एक कंप्लीट मैनेजमेंट हम ऑनलाइन दे सकते हैं। जब कोई अभिभावक आपसे संपर्क करते हैं अपने सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों को थेरेपी के लिए, तो उनके आने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ऑनलाइन सेशन के लिए फिर पूरी तरह से जब तैयारी हो जाती है तब उनको स्लॉट दिया जाता है हफ्ते में 3 दिन का, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हफ्ते में पूरे 6 दिन का स्लॉट दे दिया जाता है और बहुत ही मिनिमम फी स्ट्रक्चर रखा गया है उसका। तो वो घर बैठे जो भी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी को है उसको यूज करते हुए हम थेरेपी कराते हैं, वो आराम से फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। ये तो हुई ऑनलाइन की बात। हमने आपसे ये जानना चाहा कि जो इस सेंटर पे आना चाहते हैं, आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? आने से पहले नंबर दिया गया है, उस पर अपने बच्चे की सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अपने बच्चे की डिटेल व्हाट्सएप करें, जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको व्हाट्सएप करें, बच्चे की करंट वीडियो व्हाट्सएप करें। पहले हम देखते हैं कि बच्चे की सिचुएशन क्या है, उसमें कितना कुछ हम कर सकते हैं। अगर हम उस बच्चे को बेहतर एक भविष्य दे सकते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से, बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फिर हम उनको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा बच्चे की कंडीशन ख़राब है तो हम एडवाइस करते हैं कि वो घर पे ही रह के कुछ कराएं, क्योंकि इतनी दूर अगर कोई आता है तो हमें उसे एक बेहतर इम्प्रूवमेंट की उम्मीद से आता है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई कंडीशन ऐसी आई हो कि हमने किसी को मना किया हो। सभी बच्चे आते हैं, खराब से खराब कंडीशन के बच्चे, 5 साल 6 साल के बच्चे आए हैं जिनकी गर्दन नहीं रुकती थी। आज वो बच्चे बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, अच्छा है। जब इस सेंटर की शुरुआत हुई थी और आज के समय में सेंटर जिस मुकाम पे खड़ा है वो एक बहुत बड़ी सफलता है, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सेंटर जब शुरू हुआ था तो तब भी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए ही शुरू हुआ था। आज भी सेरेब्रल पाल्सी से जो ग्रसित बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं, उन्हीं को ये समर्पित है संस्था। और हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, सब मिल के काम करते हैं। श्रेय देने के लिए कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये बोला जाए कि उसकी वजह से आज इस मुकाम पे सेंटर है। हमारे यहाँ जो भी स्टाफ है, जो भी अभिभावक यहाँ पे हैं, वो भी सक्रिय रूप से सेंटर के लिए समर्पित है। हमारे स्टाफ जितने हैं वो भी सक्रिय रूप से सेंटर के लिए समर्पित हैं। और मैं स्वयं सोचता रहता हूँ कि हमेशा कुछ नया इन बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो कुल मिला के ओवरऑल सभी को मैं श्रेय देना चाहता हूँ जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे साथ इस सेंटर के लिए काम करते हैं। सेंटर में नहीं आने पे भी कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से हैं, उनका सपोर्ट, उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है और बहुत अच्छा है। हमारा एक आखिरी सवाल, वीपीआरसी वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसके भविष्य की योजनाएं क्या हैं? भविष्य की योजना ये है कि इन फ्यूचर हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, इनको हम स्किल्ड बनाना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो अभिभावक हैं वो
थेरेपी कराने के चक्कर में भूल जाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, बच्चों को कुछ सिखाना भी ज़रूरी है। पता चला आपने बच्चे को 1 साल 2 साल की उम्र से आपने थेरेपी करानी शुरू की, बच्चा 5 साल का हो गया, 10 साल का, 15 साल, 16 साल, 18 साल का हो गया। अब वो बच्चा क्या करता है? अब आपने अच्छी थेरेपी कराई, अब वो बच्चा चलने लगा, बट उसको पढ़ना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता, उसको कुछ काम करना नहीं आता, तो वो तो एक आपने उसको जैसे वो बना दिया ना कि बस खा सकता है और चल फिर सकता है, और तो कुछ नहीं किया आपने उसके लिए। तो हमारा प्रयास ये है कि इन फ्यूचर हम एक स्किल डेवलपमेंट स्कूल, एक इंस्टीट्यूट हम इन फ्यूचर उसको डेवलप करेंगे, जो बहुत ही जल्दी ग्राउंड लेवल पे दिखेगा। वहाँ पे बच्चों को किसी न किसी स्किल में उनको पारंगत किया जाएगा, म्यूजिक में, क्राफ्ट में, पेंटिंग में, कलरिंग में, सिंगिंग में, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को वो प्ले कर सकें, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर। तो हमारा ये प्रयास है कि एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा केवल और केवल उन बच्चों के लिए जिनको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। और आने वाले समय में हम एक सेरेब्रल पाल्सी सिटी, सीपी सिटी का भी प्लान में है हमारे, जहाँ पे बच्चों को रहने की व्यवस्था हो, जहाँ पे बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, एक स्कूल की व्यवस्था हो। वहीं पे स्किल डेवलपमेंट स्कूल को भी हम रखेंगे। आने वाले समय में हम इस देश को एक बहुत ही बेहतर भविष्य देंगे उन बच्चों के साथ मिलकर जिनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। और बीपीआरसी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ओपन करेगा जहाँ पे इन बच्चों को स्किल्ड वे में डेवलप किया जाएगा, जिससे कि वो आगे की अपनी जिंदगी अपने हुनर के बल पे जी सके। हमारा ये प्रयास है कि जो भी बच्चे हमारे सेंटर पे आते हैं वो बेहतर भविष्य लेके यहाँ पे जाएं, और हम कोशिश करते हैं कि आपकी डिसेबिलिटी को हम एबिलिटी में चेंज कर पाएं। सलाम है सर आपके इस योजना को और आपके इस डेडिकेशन को। अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा, इस वक्त हम जुड़े थे डॉक्टर वेद राजपूत जी के साथ, और उन्होंने अपने अनुभव को, अपने 15 सालों के एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया और हमें बताया सीपी क्या होती है, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमसे पूछे गए थे, उन प्रश्नों को भी हमने डॉक्टर वेद जी के सामने रखा और उनके जवाब को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए योजना के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए उमंग के साथ। कल 5 अक्टूबर को हम आपको अपने सेंटर के होने वाली गतिविधियों से भी अवगत कराएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे की एक्टिविटी कराई जाती है सेंटर पे, उसका क्या महत्व है, और सेंटर पे जो एक्टिविटी ट्रेनर है उनका क्या महत्व है, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो मैं सृष्टि गुप्ता आपसे अलविदा लेती हूँ। कल आपसे इसी क्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।